बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। डेफिनेशन है हमारे पास अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर फॉर विच ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स आर इक्विवेलेंटली ए इंटू ए टी इज इक्वल टू ए टी इंटू ए इज इक्वल टू आई इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो कैसे मैट्रिसेस आपके पास ऑर्थोगोनल हैं? ऐसे मैट्रिसेस आपके पास ऑर्थोगोनल हैं जिनके इन्वर्सेस उनके ट्रांसपोज ही हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनके इन्वर्सेस उनके ट्रांसपोज ही हैं वो आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। एंड क्लियरली एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। तो जैसे कि डेफिनेशन में ये है कि इनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो नॉन सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिसेस कभी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नहीं हो सकते। नॉन सिंगुलर में से भी वो मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल हैं जिनके इन्वर्सेस उनके ट्रांसपोज के बराबर हैं। थ्योरम द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इक्विवेलेंट। नंबर 1, ए इज़ ऑर्थोगोनल। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और उसका जो है इन्वर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर ही है, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो रोज़ हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं। ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाने का मतलब क्या है कि उसकी जो रोज़ हैं, हर दो रोज़ जो डिफरेंट रोज़ हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं, और आपके पास हर जो रो है वो एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, उसकी लेंथ जो है आपके पास 1 है। तो हमने 1 लेके 2 सपोज करना है, प्रूव करना है, तो हमने इन सब को इक्विवेलेंट शो करना है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके रोज़ और कॉलम्स की ये प्रॉपर्टीज़ होगी कि वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे। और अगर कोई मैट्रिक्स है जिनके रोज़ और कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल सेट्स बना रहे हैं, तो ऐसे मैट्रिसेस आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ कराने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी। एग्जांपल समझ आने के बाद ये थ्योरम जो है आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। शो दैट द रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो कह रहे हैं कि शो कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं। अब ऑर्थोनॉर्मल सेट कैसे बनाएंगी? जब हर दो डिफरेंट रोज़ आपस में ऑर्थोगोनल होगी और हर रो जो है वो खुद भी एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगी। तो चाहे ये शो कर दें या इस थ्योरम के मुताबिक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल शो करते, एक ही बात है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अगर आप ऑर्थोगोनैलिटी शो कर दें तो वो भी एक ही बात है। तो अब वो मैट्रिक्स को बजाय इसके कि वो रोज़ को कॉलम्स को ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूव करें, वो मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल शो करने लगे हैं उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी रोज़ और कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहे हैं तो वो ऑर्थोगोनल हो जाता है। The rows of A form an orthonormal set if and only if A is orthogonal. We only have to show that कि जब मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब है कि वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है। अब जो ट्रांसपोज की एंट्रीज़ हैं, अब मैं इस एग्जांपल को उस थ्योरम के हवाले से एक्सप्लेन करने लगी हूँ ताकि जब मैं आपको थ्योरम बताऊँ तो आपको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये ए की एंट्रीज़ हैं। अगर आप गौर करें तो ए टी की एंट्रीज़ भी ए की ही एंट्रीज़ है। तरतीब थोड़ी सी चेंज है कि जो यहाँ पर रो है वो यहाँ पर कॉलम है। फिर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये रो लेते हैं और ये कॉलम, इनको मल्टीप्लाई, ये रो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपके पास इसका कॉलम है वो दरअसल इसकी यही रो है। क्या ये देखें, ये रो है, ये कॉलम है। तो आपके पास इन दो
जब आपने सारा मल्टीप्लाई कर लिया तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन कभी आंसर 1 आ रहा है और कभी आंसर 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है। दो रोज़ की मल्टीप्लिकेशन कभी 1 आ रही है, कभी 0 आ रही है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, तो आपके पास मैट्रिक्स ए जो है ये ऑर्थोगोनल हो गया है। अब हम प्रूव करते हैं। हम सपोज करते हैं कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और हमने क्या शो करना है, फिर उसकी रोज है ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रही हैं। 1 implies 2। लेट ए बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स। सपोज ए इज़ ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल सपोज करें आर आई और सी आई उसकी एक आयत रो और आयत कॉलम है। ये और सी रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। तो जो ट्रांसपोज की एंट्रीज़ हैं उनका नाम हमने बी आई रख लिया है, और दरअसल ये जो बी आई हैं ये एक ही एंट्रीज़ हैं जिनकी तरतीब हमने चेंज करके तो ए टी बनाया है। अब हम ए और ए टी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एंट्रीज़ आती हैं उनका नाम रख लिया हमने सी आई जे। तो ये एंट्रीज़ कैसी होंगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल है। ये ए की एंट्रीज़, ये टी की एंट्रीज़ और ये मल्टीप्लाई करके एंट्रीज़ है सी आई जे। ये वाली एंट्रीज़ सी आई जे है, ये ए आई जे, ये बी आई जे और ये सी आई जे है और जो मल्टीप्लाई करके एंट्रीज़ हैं वो इस रो को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके आई हैं। तो ये सी आई जे की एंट्रीज़ कैसे आई हैं, आपके पास ए की रो और ए टी का कॉलम मल्टीप्लाई करके आए हैं। ए आई के जो है ए की और बी के जे आपके पास ए टी की एंट्रीज है, तो उनको मल्टीप्लाई करके आई हैं। अब बी के जे किसके बराबर है, बी के जे जो है, अब यहाँ पर नोटेशन उन्होंने थोड़ी सी ख़राब लिखी है, मिस प्रिंटिंग है। जो ट्रांसपोज की एंट्रीज़ हैं वो पहले वाले मैट्रिक्स के एंट्रीज़ की तरतीब चेंज करने चाहती हैं, तो जो आई होता है वो जे बन जाता है और जे है वो आई बन जाता है। यहाँ पर ठीक किया उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने पुट किया है बी के जे बराबर है ए जे के, यहाँ पर ठीक लिखा है उन्होंने, ठीक है जी। यहाँ पर आपने बुक में दुरुस्त कर लेना है। तो बी के जगह पर ए जे के हमने पुट कर दिया और हमने इस सम को खोल लिया, ए आई 1 ए जे 1 ए आई 2 ए जे 2। अगर आप गौर करें तो हम इसको लिख सकते हैं अगर आप गौर करें तो ये दो इन वेक्टर्स की पहली एंट्रीज़ का वेक्टर ए आई 1 ए आई 2 ए आई एन ए जे 1 ए 2 जे, ये इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास आई रो बन गई, ये आपके पास जे रो। तो ए इंटू ए टी जो प्रोडक्ट थी उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो आपके पास ए की आयत, ये आर आई और सी आई हमने कहा था कि ये ए की रोज़ और कॉलम्स है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये दरअसल रोज़ की ही प्रोडक्ट के बराबर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कहा था। बेशक यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कॉलम है ये, लेकिन ये दरअसल इसकी रो थी। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करी दरअसल मैं ए की रो को ही ए की रो के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो ये प्रोडक्ट 1 के बराबर है। तो रोज़ की जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो रोज़ की प्रोडक्ट यहाँ कभी 1 होगी या कभी 0, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि इन रोज़ की जो प्रोडक्ट है आपके पास, इन रोज़ की जो प्रोडक्ट है यहाँ तो 1 आंसर आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। जब इनके इंडेक्सेस बराबर होंगे तब आंसर 1 आ जाएगा, और जब इंडेक्सेस डिफरेंट होंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। मतलब
जब इंडेक्सेस बराबर होंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। आंसर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये किसके बराबर है, इसकी लेंथ के बराबर है। आंसर जो है 1 हो जाएगा, सॉरी, इसकी लेंथ के बराबर है। इसका मतलब है कि इसकी लेंथ 1 है, तो इसका मतलब आर आई जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। आर आई क्या है, आपके पास रोज़ हैं, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स की रोज़ जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। और जब इंडेक्स डिफरेंट हो जाएगा आर आई आर जे, तब इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी आपके पास 0। 0 होने का मतलब है कि आर आई जो है वो आर जे रो पर ऑर्थोगोनल है। तो आपके पास जब मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है तो उसकी डिफरेंट रोज़ ऑर्थोगोनल हो जाती हैं और हर रोज़ है यूनिट वेक्टर हो जाती है। तो इस तरह से इनकी जो रोज़ हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना देती है। ठीक है जी। Conversely, if rows of A form an orthonormal set, then आपने फिर क्या शो करना है कि A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है जी। वो थ्योरम इस तरीके से प्रूव कर रहा है। 3 स्टेटमेंट्स हैं ना, 1 2 3। हम जो तरीका करते हैं वो ये करते हैं 1 implies 2, 2 implies 3 एंड 3 implies 1। एक राउंड बना लेते हैं। ये भी एक तरीका है प्रूव करने का। और जो इस थ्योरम वाले ने यूज़ किया है वो इसमें क्या किया है, 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ 2, ये प्रूव किया है। फिर 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ 3 और 2 इफ़ एंड ओनली इफ़ 3। वो इस तरह से थ्योरम को प्रूव कर रहा है बुक वाला। इसलिए जब हमने पहले किया 1 implies 2, अब कन्वर्स करेंगे 2 implies 1, उसका कन्वर्स पार्ट करेंगे कि अगर रोज़ जो है ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रही हैं तो मैट्रिक्स फिर ऑर्थोगोनल करना है। रोज़ ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रही है, इसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट रोज़ की जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है और एक जैसी रो, एक ही रो की जो है आपके पास लेंथ वो 1 है। तो जब आप ए और ए टी को मल्टीप्लाई करेंगी तो हमने देखा था कि ए और ए टी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर आ जाती है, ए और ए टी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसकी रोज़ की प्रोडक्ट के बराबर है। और रोज़ की प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया या वो 1 है या वो 0 है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है आपके पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। 1 implies 3, 1 implies 3 का मतलब क्या है, 1 आई इज़ ऑर्थोगोनल और 3 क्या है कि सी जो है फिर वो ऑर्थोनॉर्मल है। फिर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बना रहे हैं, कॉलम वेक्टर्स का जो सेट है वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ए हमने ऑर्थोगोनल सपोज कर लिया है, ए टी और ए की प्रोडक्ट ले रहे हैं हम। इसकी जो एंट्रीज़ है उनका नाम डी आई जे रख लिया। अब ए की जो एंट्रीज़ हैं दरअसल ए की ही एंट्रीज़ हैं जैसे हमने पार्ट 1 में किया है, और जो है उनकी एंट्रीज़ के बस हमने जगह चेंज कर दी है। जो एक रोज़ थी उनको ए टी के कॉलम्स बना दिया है। अब चूँकि ए टी को पहले लिख रहे हैं तो इसकी एंट्रीज अब पहले आएंगी और ए को बाद में लिख रहे हैं तो इसकी एंट्रीज हमारे पास बाद में आएंगी। तो बी आई के किसके बराबर है, बी के आई के बराबर है। ठीक है जी, बी आई के बराबर है ए के आई, क्योंकि हमने रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ में कर दी है, इसलिए हमने इनकी जगह चेंज कर देंगे। तो रोज़ को कॉलम, कॉलम्स को रो में कर देंगे। बी की वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया ए के जे ए के आई। फिर हमने इसको सम को खोल दिया तो अगर आप गौर करें तो ये 2 वेक्टर्स की प्रोडक्ट के बराबर है, A1 जे A2 जे AN जे। ये चूँकि रोज़ थी तो इनका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम्स बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोज लेंगे, इनको कॉलम्स में हमने कन्वर्ट करना है। तो ये सी जे और सी आई कॉलम बन गया। तो आपने देखा कि ए और ए टी की जो प्रोडक्ट है वो कॉलम्स की प्रोडक्ट के बराबर है। अब ए इंटू ए टी हमने क्या सपोज कर रखा है, सपोज हमने ये कर रखा था कि ए टी और ए ये ऑर्थोगोनल है तो इनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर है और ये प्रोडक्ट आई है सी आई
सी जे के बराबर। तो ये प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के में आपके पास अब सिर्फ दो तरह की एंट्रीज होती हैं, या तो आंसर 1 होता है या आंसर 0 होता है। तो जब आई और जे बराबर होंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, और जब ये बराबर नहीं है तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ तो दो डिस्टिंक्ट कॉलम्स जो है वो ऑर्थोगोनल हैं, और जो जब आप आई और जे बराबर कर देते हैं तो हर कॉलम नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो अगर आपके पास ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो आपके पास उसके कॉलम्स जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं। कन्वर्सली अगर आपके पास ए के जो कॉलम्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं तो एक ऑर्थोगोनल शो करना है। एक ऑर्थोगोनल शो करने के लिए हमने क्या करना है कि ए के ट्रांसपोज और ए की जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी के बराबर है। तब ये भी हमने कैलकुलेट किया था कि ए के ट्रांसपोज और ए की जो प्रोडक्ट है वो इसके कॉलम्स की इनर प्रोडक्ट के बराबर है। और कॉलम्स के बारे में हमने सपोज कर रखा है कि वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहे हैं, यानी कि डिफरेंट इंडेक्सेस वाले का आंसर 0 है, और जब हम सेम कर देते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। तब इन इनर प्रोडक्ट्स का आंसर या तो 1 है या 0 है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो फिर 1 और 0 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो ए टी और ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया, तो ए टी आपके पास ऑर्थोगोनल हो गया। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही समझा दी है। अब है एग्जांपल नंबर 14, फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो इज़ दिस। तो आपने ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है, ऐसा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ढूंढना है जिसकी फर्स्ट रो ये है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ढूंढना है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि उसको बाय डेफिनेशन उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो एक पहचान उसकी ये हो गई, जो उसकी डेफिनेशन की है कि उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी आ जाती है। एक और उसकी पहचान भी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। वो पहचान हमें किसने बताई है? वो हमने जब अभी थ्योरम किया है उसने बताई है कि मैट्रिक्स जो है वो कौन सा ऑर्थोगोनल होता है, जिसकी रोज और जिसकी कॉलम्स जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट्स बनाते हैं। तो आपसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाने को कहा गया है, तो इसका मतलब है कि हम दो और ऐसी रोज़ ढूंढेंगे जो इस पर ऑर्थोगोनल होंगी, और जो है आपके पास उनकी लेंथ भी 1 होगी। तो ये आपके पास पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया कि एक वेक्टर दिया हुआ है, उसके ऊपर आपने दो और ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ढूंढने हैं, और उसको ढूंढने के दो तरीके बताए थे। एक ग्राम श्मिट वाला प्रोसेस बताया था, एक आरएफ रफीक वाला आपको मेथड बताया था। तो इस एग्जाम्पल को भी उन्होंने दो तरीक़ों से किया है, उन्हीं दो मेथड से। ठीक है जी, एक आरएफ रफीक वाला मेथड किया गया है और एक दूसरा मेथड किया गया है। आरएफ रफीक वाले मेथड में ये एक वेक्टर दिया गया है, इससे पहले हमने दूसरा वेक्टर बनाना है और फिर हमने तीसरा वेक्टर बनाना है। तो पहला वेक्टर कैसे बनाएंगे? E1 E2 E3 3 बेसिस लेंगे। ये जो वेक्टर v है R1 है, इसको लीनियर कम्बिनेशन के बराबर बनाएंगे और इसके स्केलर्स यूज़ करेंगे। इसका स्केलर E1 का स्केलर, E2 का स्केलर, E3 का स्केलर, E4 का स्केलर को हमने नीचे रखे। ये डिटर्मिनेंट्स ओपन किए तो हमारे पास ये जो R1 डैश है ये एक ऑर्थोगोनल वेक्टर आ गया, और हमने थ्योरम में प्रूव भी किया था कि ये R1 पर ऑर्थोगोनल होगा। अब आपके पास दो वेक्टर्स आ गए, एक R1 और एक R1 डैश। अब आपको इन दोनों के ऊपर एक तीसरा ऑर्थोगोनल वेक्टर जो है कैलकुलेट करना है, और जब दो वेक्टर ऑलरेडी मौजूद हों और आपने तीसरा उन पर ऑर्थोगोनल वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो हम फिर डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करते हैं, E1 E2 E3। इसको सॉल्व करते हैं और फिर इनको नॉर्मलाइज करके ये जो हमारे पास वेक्टर्स आएंगे उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैलकुलेटर हो गया। दूसरा मेथड क्या है कैलकुलेट करने का कि आप सपोज करें ये एक वेक्टर V1 है, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं W2, और ये W2 जो हमारा V1 पर ऑर्थोगोनल है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 है और वेरिएबल्स 3 हैं, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस दैन द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। इसका मतलब है कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इसके इन्फिनिट सोल्यूशंस होंगे। तो हम जो हैं इनमें से
एक वेरिएबल को अब हम हमको खुद से जो मर्ज़ी वैल्यू दे के वेक्टर बना सकते हैं। तो एक हम जो है x को 0 कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। x की वैल्यू 0 वेक्टर था x y z, x की वैल्यू 0, y को हमने y के बराबर ही रखा और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ -y आ गई, y को हमने ले लिया, तो ये वो वेक्टर आ गया जो कि हमारे पास इस वेक्टर पर ऑर्थोगोनल है। अब आप इसको अब हम नॉर्मलाइज़ करेंगे तो ये v2 वेक्टर बन गया। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए हैं, तो मैट्रिक्स जो है इस वेक्टर के अंदर चूँकि 3 कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब है जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा उसके अंदर 3 रोज़ होंगी। तो अभी हमें एक और वेक्टर भी कैलकुलेट करना है, वो हमने सपोज कर लिया कि वो w3 है और वो इस v2 पर भी ऑर्थोगोनल होगा, v1 पर भी होगा। उनके साथ इन्हें पढ़ लेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम x y और z की वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे पास v3 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v3 आ जाएगा। उसको नॉर्मलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों वेक्टर्स को v1 v2 v3 को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको दोनों तरीक़ों से मैंने जब एक वेक्टर दिया गया हो और उससे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आना हो, उसका मैंने आपको मेथड जो है एक्सप्लेन कर दिया है। अब है आपके पास एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में आपके पास 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये एग्जाम्पल्स जैसे हैं। 1 और 5 आपके पास थ्योरम्स हैं, ये मैं आपको करवाती हूँ। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 और -1। तो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं आपने शो करना है उनके डिटर्मिनेंट या 1 होते हैं या -1 होते हैं, ये हमने प्रूव करना है। If A is an orthogonal matrix, show that determinant of A is equal to 1 or -1. We know that A is orthogonal, A orthogonal है तो इसका मतलब है कि उसके जब हम उसको इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि दो मैट्रिसेस की जो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट होता है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। और ये भी रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट पहले वो लिख रहा है, फिर उनको यूज़ करते हुए थ्योरम प्रूव करेगा कि मैट्रिसेस के और उनके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट्स भी बराबर होते हैं और ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपके पास 1 के बराबर होता है। अब हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है ये जो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 1 है। चूँकि ए ऑर्थोगोनल है तो फिर हमारे पास इसका मतलब है उसका ट्रांसपोज और उसकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर है। दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया तो आपके पास इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर हो। अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, पहले वाले का डिटर्मिनेंट इनटू दूसरे वाले का, और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट इज़ 1। और ये भी अभी भी हमने रिवाइज़ किया है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के ही बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज़ 1। अब जिस चीज़ का स्क्वायर 1 हो वो चीज़ आपके पास या तो 1 होती है या -1। तो हमने शो कर दिया जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं उनके डिटर्मिनेंट्स +-1 होते हैं। फिर हमने क्या शो करना था, शो दैट द प्रोडक्ट्स एंड इनवर्सेस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल, हैंस शो दैट ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस फॉर्म आ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या शो करना है, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की प्रोडक्ट भी हमेशा ऑर्थोगोनल होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के इनवर्सेस भी ऑर्थोगोनल होते हैं। और तो फिर हमने शो करना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का जो सेट है वो एक ग्रुप बनाता है। लेट ए एंड बी बी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल है तो जब हम इनको इनके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसका और ये कि इनके जो इनवर्सेस हैं इनके ट्रांसपोज के बराबर है। अब हमने क्या शो करना है कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थोगोनल है। इनकी प्रोडक्ट को ऑर्थोगोनल, इनकी प्रोडक्ट कब ऑर्थोगोनल होगी, जब इनकी प्रोडक्ट को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा
फिर वो और आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, फिर वो ऑर्थोगोनल होगी। तो मैंने ए बी को ऑर्थोगोनल शो करने के लिए उसकी प्रोडक्ट के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब ये ट्रांसपोज का रूल है इन्वर्स की तरह, जब ये खुलता है तो ये उलट खुलता है, तो बी टी पहले ए टी बाद में इंटू ए बी। ठीक है जी। तो ब्रैकेट ए टी और ए पर ले आए। अब चूंकि ए जो है ऑर्थोगोनल है, ए टी और ए आइडेंटिटी के बराबर है, तो ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गई बी टी इंटू बी। ये भी आपके पास आइडेंटिटी के बराबर आंसर आइडेंटिटी आ गया। तो ए बी को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ए बी जो है वो ऑर्थोगोनल हो गया। तो ये आपके पास क्लोजर लॉ भी प्रूव हो गया है कि दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ये थे, आपने प्रूव कर दिया उनकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल है, तो क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड हो गया। अब क्या शो करना है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं उनके इन्वर्सेस भी ऑर्थोगोनल होते हैं। एसोसिएटिव लॉ हमें इस तरह से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि सारे मैट्रिसेस जो है एसोसिएटिव लॉ जो है वो ओबे करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये जो है हमारे पास चूँकि सारे मैट्रिसेस एसोसिएटिव लॉ को ओबे करते हैं, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस भी एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी ऑर्थोगोनल होती है, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी का ट्रांसपोज लें तब भी वही रहती है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। अब हमने शो करना है कि जो इन आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं उनके इन्वर्सेस भी ऑर्थोगोनल होते हैं। अब कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप लिख सकते हैं उसका डबल ट्रांसपोज या उसका, अब डबल ट्रांसपोज लिख सकते हैं। जब आप डबल ट्रांसपोज लिखेंगे तो ए का ट्रांसपोज, अब चूंकि ए ऑर्थोगोनल है तो इसका ट्रांसपोज इसके इन्वर्स के बराबर है, तो यहाँ पर मैं इन्वर्स पुट कर दूँगी। ठीक है जी। तो ए इन्वर्स ऑफ टी, ए जो है इसके बराबर है। अब ए इन्वर्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने लगे, तो ए इन्वर्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैं चेक करने लगी हूँ कि ए इन्वर्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं। जब भी आप किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इसका मतलब आप उसकी ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर रहे हैं। उसकी ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू ये इसी के बराबर है। अब ए इन्वर्स किसके बराबर है, चूँकि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए का जो ट्रांसपोज है वो ए इन्वर्स के बराबर है, तो मैंने ए इन्वर्स की जगह पर ए ट्रांसपोज लिख दिया। ठीक है जी। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज, इसके भी ट्रांसपोज, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे। जैसे ये रूल है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। जैसे हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ए इंटू ए इन्वर्स जो है आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी आ गई, तो ए इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है जी। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।